सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। तो लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज का एक कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल है। इसमें बहुत सारी चीज आपने देख भी चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या लायबिलिटी होती है? तो हमने देखा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतने तक लायबल होता है जितने तक उसको असेट मिले फ्रॉम द डिसीज्ड। फिर हमने देखा लेकिन अगर वो फिर से साइन कर देता है तो ही बिकम्स पर्सनली लायबल। फिर हमने देखा लेकिन वो साइन करते टाइम लिख देता है कि उतने तक ही लायबल रहूंगा, जितने तक असेट मिलेंगे तो उतने तक ही लायबल रहेगा। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है, ये सेम टू सेम। आप एक बार ये रीड कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी दिया है, बहुत आसान है, आप पढ़ के समझ जाएंगे। फिर ये सेकेंड क्वेश्चन जो है वही सेम टू सेम है, एक आई के ऊपर है। तो ये जब चेक प्रेजेंट नहीं हुआ विद इन रीजनेबल टाइम और बैंक फेल हो जाता है तो उसके ऊपर है। फिर लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर यानी जिसने बिल बनाया। तो देखो, ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कब लायबल होगा? तो सिर्फ तब जब उसको ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया या पे नहीं किया। मींस पहले तो ड्रॉई अगर एक्सेप्ट करता है तो वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो ड्रॉवर इज लायबल। तो ड्रॉवर लायबल तब होगा जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है या एक्सेप्टर उसका पेमेंट नहीं करता है। तो देखो, बट हमको ड्रॉवर से अगर रिकवर करना है तो उसको जानकारी देना पड़ेगा कि भाई देखो, ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब हम तुमसे पैसा लेंगे। तो उसको नोटिस देना कंपलसरी होता है। तो ये सिंपल है। तो ये दोनों केस में जब ड्रॉई उसको डिसऑनर करता है इधर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, तो ऐसे केस में ड्रॉवर बिकम्स लायबल टू कंपेंसेट द होल्डर और एनी एंडोर्सर जिससे रिकवरी कर चुके हैं। बट टू मेक द ड्रॉवर लायबल, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन और रिसीव्ड बाय हिम। तो सिंपल है। होल्डर क्या क्या चीज के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रिंसिपल सम टुगेदर विथ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी पे करने के लिए जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो सिंपल है ये। इसमें देखो एक पॉइंट और बोला है, द ड्रॉवर बिकम्स लायबल इमीडिएटली फॉर द फुल अमाउंट। तो मेरे को एक बिल मिला था, मैं उसको एक्सेप्ट कराने गया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल का टाइम था 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। अब वो तुरंत उसने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो मेरे को तुरंत अधिकार है कि मैं तुरंत पेमेंट रिसीव कर सकता हूं। यहां पे अब ड्रॉवर ये नहीं बोल सकता कि नहीं 1 महीने की तारीख थी ना, 1 महीने बाद आना, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ही बिकम्स इमीडिएटली लायबल। ही कैन नॉट आस्क द होल्डर टू वेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर ड्रॉवर ऑफ अ चेक। ड्रॉवर ऑफ चेक भी कब लायबल रहता है? तो ड्रॉवर ऑफ चेक डिसऑनर के केस में लायबल रहेगा। ठीक है, टू कंपेंसेट द होल्डर। यहां पे एक्स्ट्रा चीज रहेगी क्रिमिनल लायबिलिटी, एक सेक्शन 138 देखेंगे हम, तो 138 की भी लायबिलिटी रहेगी और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, यहां 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। फिर लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉई ऑफ चेक। ड्रॉई ऑफ चेक की बात हो रही है, कौन होगा ये? हमेशा एक बैंक होगा। ठीक है, तो ड्रॉई ऑफ चेक विल ऑलवेज बी अ बैंक। तो बैंक कब लायबल होगा? जब मेरे अकाउंट में पैसा है, ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा है, स्टिल उसने क्लियर नहीं किया, तो ऐसे केस में बैंक विल बी लायबल। और यहां पे रूल क्या है? द लेसर द वैल्यू ऑफ चेक द ग्रेटर द डैमेज टू द क्रेडिट, और इसीलिए उतना ज्यादा कंपेंसेशन। जितना छोटा अमाउंट चेक का उतना ज्यादा अमाउंट कंपेंसेशन का। लायबिलिटी ऑफ अ मेकर ऑफ नोट। नोट के केस में मेकर और एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। तो एक्सेप्टर ऑफ बिल, ये दोनों कौन है? ये ऐसे व्यक्ति है जो प्राइमरी लायबल है, तो इनकी प्राइमरी लायबिलिटी रहेगी। लेकिन ये ड्रॉई की लायबिलिटी तभी चराइज होती है जब वो एक्सेप्ट कर लेता, तभी वो एक्सेप्टर बनता है। ठीक है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ड्रॉवर इज प्राइमरली लायबल। तो ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा उसके बाद लायबल होता है। ठीक है, द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल आर प्राइमरीली लायबल। दे आर बाउंड टू पे एट मैच्योरिटी एज पर द टेनर ऑफ द बिल। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनसे कंपेंसेशन रिसीव किया जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ बिल बीइंग एक्सेप्टेड आफ्टर मैच्योरिटी, अगर आफ्टर मैच्योरिटी एक्सेप्ट किया है तो ही इज लायबल टू पे ऑन डिमांड। ठीक है, तो अगर आफ्टर मैच्योरिटी एक्सेप्ट हुआ तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। उसमें लिखा था 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में हमने प्रेजेंट ही नहीं किए, 1 महीने बाद प्रेजेंट किए और फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इट बिकम्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। हर एक एंडोर्सर अपने पहले वाली पार्टी के लिए लायबल रहेगा और अपने बाद वाली पार्टी के लिए रिकवर कर सकता है। ऐसा था क्या? सोच के देखो, एंडोर्सर। तो एंडोर्सर कैन रिकवर फ्रॉम द प्रायर पार्टी एंड इज लायबल टू द नेक्स्ट पार्टी, सब्सिक्वेंट पार्टी। तो ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा कंफ्यूज कर सकता हूं, तो मैं तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ध्यान रखना, मैं अपने पहले वाले हर एक पार्टी से रिकवर कर सकता हूं और बाद वाली हर पार्टी के लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है,
लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। व्हेन नोटिस हैज नॉट बीन गिवन ऑफ डिसऑनर, या सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट है, मैंने सेंस रिकोर्स किया था, हमने पढ़ा है, तो ऐसे केस में फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहता। या फिर मैंने विदाउट द कंसेंट ऑफ किसी ने विदाउट द कंसेंट ऑफ एंडोर्सर, मैं अभी होल्डर था, मैंने पुराने व्यक्ति की एंडोर्समेंट कैंसिल किया। आपको याद होगा ए है, ए ने बी को दिया था बिल, बी ने सी को दिया था, सी ने डी को दिया था, तो यहां लिखा था पे टू बी, पे टू सी। डी ने क्या किया, यहाँ पे टू डी, डी ने बिना सी से पूछे ये वाली और ये वाली एंडोर्समेंट कैंसिल किया, तो यहां ये दोनों जन लायबिलिटी से मुक्त हो गए, तो सी भी मुक्त हो जाएगा। इसके पहले वाली जो पार्टीज रहेगी वो पार्टीज लायबल रहेगी, ठीक है, ये वही है। तो यहां पे भी ये लोग फिर लायबल नहीं रहते। फिर इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ बिल ये लोग भी लायबल रहेंगे टू कंपेंसेट दी होल्डर फॉर डैमेजेस वगैरह। फिर लायबिलिटी ऑफ पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स सेम है, ईच प्रायर पार्टी इज लायबल टू ईच सब्सिक्वेंट पार्टी, और सबसे अपन रिकवरी कर सकते हैं। फिर एक्सेप्टर्स लायबिलिटी ऑन अ फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, फॉर्जरी हो गई, समझो ए ने बिल बना के बी को दिया था और ये बिल ड्रॉ किया गया था समझो सी के ऊपर, ठीक है। इसको दूसरे पेज पे एक अलग से डायग्राम बनाते हैं अपन, जगह कम है। तो देखो फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, पहले फॉर्ज्ड है और उसको बाद में एक्सेप्ट किया, तो ऐसे केस में क्या होगा वो देखा है। तो देखो ए ने समझो गुड्स दिया था समझो बी को, और बी ने एक सी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट बना के इसको दे दिया, तो यहां पे इसने बिल बनाया और उसने दे दिया ए को। अब यहां एक्स ने यहां फॉर्जरी कर लिया, एक्स से फिर ये वाई के पास आया, वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब वाई जाता है सी के पास, सी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसको पता था यहां फॉर्जरी हुई सी को, फिर भी वो एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केस में सी विल बी हेल्ड लायबल। तो सी को अब पेमेंट करना पड़ेगा, किस किस को, तो सी विल पे टू वाई, वाई के लिए तो लायबल है ही, एक्स तो रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन ए के लिए भी लायबल है, दोनों के लिए लायबल हो जाता है। तो ही इज लायबल इवन टू द ट्रू ओनर, क्योंकि उसको पता था फॉर्जरी हुई है, तो भी अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो ही इज लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स एज वेल एज द ट्रू ओनर, तो दोनों के लिए जिम्मेदारी रहती है। तो ये पॉइंट वहां बताया आपको। देखो तो बिल में बी एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर में एंडोर्समेंट इफ द एक्सेप्टर न्यू और हैड सस्पिशन के एंडोर्समेंट में फॉर्जरी थी और फिर भी वो एक्सेप्ट करता है, तो ही वुड कंटिन्यू टू बी लायबल टू द ट्रू ओनर इवन इफ ही हैज मेड पेमेंट टू द रॉन्गफुल होल्डर, ठीक है। एक्सेप्टर्स लायबिलिटी ऑन अ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। जब फिक्टिशियस नेम है तो ऐसे केस में एक्सेप्टर इज लायबल टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ इट इज इन द सेम हैंड राइटिंग। तो आपको याद हो गया, ये सेम क्वेश्चन है तभी अपन ने देखे थे। इसके बाद का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, यहां दो रूल लगते हैं, एज बिटवीन इमीडिएट पार्टी एंड एज बिटवीन रिमोट पार्टीज। तो समझो यहीं का एग्जांपल लेते हैं अपन। समझो ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के बी को दे दिया, बी ने इसको सी को दे दिया, सी ने इसको डी को दे दिया, और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये विदाउट कंसिडरेशन है, ये वाला एग्जांपल है। तो यहां पे विदाउट कंसिडरेशन है, नो कंसिडरेशन, यहां भी नो कंसिडरेशन, यहां भी नो कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में बताओ क्या डी सी से रिकवर कर सकता है? नहीं, कंसिडरेशन नहीं है। क्या बी सी से रिकवर, क्या सी बी से रिकवर कर सकता है? नहीं। क्या बी ए से रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहां कंसिडरेशन नहीं है, अकोमोडेशन है, तो यहां पे रिकवरी के राइट्स नहीं बनते। मैंने बिल ऐसे ही एक्सेप्ट किया था, कोई पेमेंट आपने कुछ मेरे को वैल्यू नहीं दी है, तो मैं जिम्मेदार हूं क्या? तो नहीं। तो बस वही रूल है। तो एज बिटवीन इमीडिएट पार्टीज, तो रूल ये लगता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इट क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन, सिंपल, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल इसी के बाद दिया है आपको। ए है, ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया विदाउट कंसिडरेशन, बी ने सी को प्रॉमिसरी नोट दिया विदाउट कंसिडरेशन, यही वाला एंडोर्स किया, सी ने डी को एंडोर्स किया, यहां पे कंसिडरेशन आया, और डी ने फिर इसको ई को एंडोर्स किया विदाउट कंसिडरेशन। तो बताओ
क्या ई रिकवर कर सकता है डी से? तो आंसर है नहीं। डी को क्या अधिकार है? डी अब हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो डी कैन रिकवर फ्रॉम सी, बी एज वेल एज ए। ये लोग आपस में रिकवर नहीं कर सकते, बट डी कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। और उसी प्रकार से ई इज अ होल्डर फॉर वैल्यू। एक होल्डर फॉर वैल्यू की डेफिनेशन हमने छोड़े थे, वो आप अब एक बार जाके पढ़ना। उसमें लिखा है होल्डर फॉर वैल्यू वो है जिसके हाथ में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंसिडरेशन इज एट एनी टाइम गिवन। कभी भी कंसिडरेशन आया तो ही इज अ होल्डर फॉर वैल्यू। ई बीइंग अ होल्डर फॉर वैल्यू कैन रिकवर फ्रॉम कैन नॉट रिकवर फ्रॉम डी, क्योंकि यहां कंसिडरेशन नहीं है, बट ई कैन रिकवर फ्रॉम सी, बी एंड ए। यहां पे आप वो रूल भी लगा सकते हैं, होल्डर डिराइविंग टाइटल फ्रॉम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ सच होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन ई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम डी, क्यों? क्योंकि यहां कंसिडरेशन नहीं था, बट ई कैन रिकवर फ्रॉम सी, बी एंड ए, बिकॉज डी कैन रिकवर फ्रॉम सी, बी एंड ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन। अब ये कोई खास नहीं है, समझो ए है, ए ने बी को 10,000 रुपए दिया और बी ने ए को एक 15,000 का इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया। तो देखो यहां वैल्यू कितनी दी गई थी? सिर्फ 10,000। इसने 15,000 का इंस्ट्रूमेंट दिया, तो क्या ए बी से 15,000 रिकवर कर पाएगा? तो आंसर है नहीं, ए सिर्फ 10,000 रिकवर कर पाएगा, क्योंकि पार्शियली देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज ओनली फॉर 10,000 आउट ऑफ दिस 15,000, 5,000 इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है, एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही सिंपल, आप पढ़ सकते हैं। फिर पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी। तो कभी कभी ऐसा होगा मनी में नहीं कंसिस्ट हो रहा, बट यहां भी फेलियर है। तो देखो ये सिंपल सा ही पॉइंट है, ये भी वैसा का वैसा। तो ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको 100 टिन ऑफ घी दूंगा एट द रेट ऑफ 350। ठीक है, बी को, बी ने उसको वो सुनते हुए एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया 35,000 का। बाद में क्या हुआ, इसने 100 टिन नहीं दिया, इसने सिर्फ 60 टिन दिया। तो बताओ क्या ये पूरे 35,000 पे कर देगा क्या? तो नहीं, ये कितना पे करेगा? ये पे करेगा सिर्फ 60 टिन के लिए। तो 60 टिन के लिए 21,000 पे करेगा। भले ही 35,000 का बिल था, बट बाकी का जो कंसिडरेशन है इट हैज फेल्ड एंड इट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी। ये पैसे में नहीं है, ये एक कोई गुड्स में है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है, यहां पे पैसे की बात हो रही थी, यहां पे गुड्स की बात हो रही। ठीक है, तो सिमिलर चीज है। फिर नेचर ऑफ श्योरिटीशिप। अब ये एक सिंपल सा पॉइंट है, यहां पे ध्यान रखना। समझो ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने सी के ऊपर बिल ड्रॉ करके ए को दे दिया। अब इसके बाद ये चला गया, समझो एक्स के पास गया, फिर वाई के पास। वाई ने देखा अरे ये तो सी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, सी तो अपना रिलेटिव है, वो बोलता है मैं सी जी तुमसे रिकवर नहीं करूंगा। तो है उसका जवाब ये, वो बोलता है मैं सी से रिकवर नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोला सी से रिकवर नहीं करूंगा, तो बी भी लायबल नहीं होता, एक्स भी लायबल नहीं होता, ए भी लायबल नहीं होता, सब डिस्चार्ज हो जाते। लेकिन अगर उसने बोला कि मैं सिर्फ सी से रिकवर नहीं करूंगा, बाकी लोगों से करूंगा, तो यहां वाई कैन रिकवर फ्रॉम एक्स, ए एंड बी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग फिर अल्टीमेटली सी से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ श्योरिटीशिप है, ये आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी पॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे है। और ये इसके ऊपर वैल्यू वाले, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में आपको दिया है। देखो ये आया तो कभी भी डायग्राम्स बनाना, डायग्राम्स हमेशा बनाना एग्जाम में। डायग्राम्स आप बनाओगे ना, आपका लिखने का तरीका अपने आप बदल जाता है, तो आप इजीली लिख पाते हो। देखो ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट कंसिडरेशन। तो इसको थोड़ा अपोजिट बनाते हैं अपन। तो ए है और बी है। फिर इसके बाद द बिल इज ट्रांसफर्ड टू सी विदाउट कंसिडरेशन, फिर इट इज ट्रांसफर्ड टू डी फॉर वैल्यू। डिसाइड वेदर डी कैन स्यू द प्रायर पार्टीज। तो यस, डी कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। क्या आपस में उनके बीच कोई अधिकार बनते हैं? तो नहीं बनते। ठीक है, तो सिंपल। फिर एक और दिया है, पी इज द होल्डर ऑफ बिल, उसने वो ट्रांसफर कर दिया क्यू को विदाउट कंसिडरेशन, क्यू ने ट्रांसफर कर दिया आर को विदाउट कंसिडरेशन, आर ने ट्रांसफर कर दिया एक्स को फॉर कंसिडरेशन, और एक्स ने ट्रांसफर कर दिया वाई को विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या वाई रिकवर कर सकता है एक्स से? तो आंसर है यस, वाई कैन रिकवर फ्रॉम एक्स। नहीं,
ही कैन नॉट रिकवर, यहाँ पे इमीडिएट पार्टीज का रूल लगेगा, तो यहाँ पे y कैन नॉट रिकवर फ्रॉम x बट y कैन रिकवर फ्रॉम r, q एंड p, ठीक है, बिकॉज ही इज अ होल्डर फॉर वैल्यू। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है आपको इसके ऊपर कैसे लिखोगे, क्वेश्चंस कभी भी ऐसे ही लिखना अपने फॉर्मेट में। तो पहले आप क्या लिखोगे, एप्लीकेबिलिटी, तो उसमें आप ये लिखोगे कि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन वाला रूल। फिर प्रोविजन, आप सीधे ये लिखोगे, एप्लीकेबिलिटी में 2 लाइन होना, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, ये अपना जो मेन टॉपिक था, तो इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन ये, ठीक है। फिर इसमें आप प्रोविजंस लिखोगे, प्रोविजंस में क्या लिखोगे, 2 रूल लिखोगे कि एज बिटवीन इमीडिएट पार्टीज एनी पार्टी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द प्रायर पार्टी इमीडिएट पार्टी इफ देर इज नो कंसिडरेशन, बट इफ the instrument is acquired by a person for consideration, then he can recover from every prior party even if there was no consideration, and even a subsequent party can recover from any of the prior party except the person to whom he is not given the consideration। इसने यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ रिकवर नहीं कर सकते। फिर फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस लिखोगे और डायरेक्ट कंक्लूजन, तो सिंपल है। बाकी थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सिंपल है, फिफ्थ भी इजी है, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस के ऊपर है, तो सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे तो प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रेजेंट होता है और कैसे उसका पेमेंट होता है।